का जिक्र किया तो मेरे साथी अधिकारी सुनील ने मेरे चेहरे की ओर देखा और गंभीरता से पूछा, तू सेक्टर 19 की उस गली में गया था? मैंने हाँ में सिर हिलाया तो उसने एक लंबी सांस ली और कहा, तुझे पता नहीं है, वहां कई साल पहले एक भयानक आग लगी थी। उस हादसे में कई लोग जलकर मर गए थे। तब से लोग कहते हैं कि वहां रात में कुछ अजीब होता है। मेरे पूरे शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। मुझे समझ आ गया था कि उस रात मैंने जो देखा था वो सिर्फ मेरी आंखों का धोखा नहीं था। सुनील की बात सुनकर मेरे दिल की धड़कन और तेज हो गई। चेहरे की गंभीरता ने मुझे एहसास दिलाया कि जो कुछ भी मैंने पिछले रात महसूस किया था वह कोई भ्रम नहीं था। मैंने गहरी सांस ली और पूछा, आखिर क्या हुआ था उस गली में? तुमने कभी बताया क्यों नहीं? सुनील ने मेरी तरफ देखा और धीरे धीरे बोलना शुरू किया। यह करीब 10 से 12 साल पहले की बात है। उस गली के आखिरी कोने पर एक पुरानी फैक्ट्री हुआ करती थी। फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर रात दिन काम किया करते थे, खासकर रात की शिफ्ट में। एक रात फैक्ट्री में एक भयानक आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि वहां काम कर रहे कई लोग फंस गए। कोई बाहर निकल नहीं पाया। जब तक दमक्कल की गाड़ियां पहुंची तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उनमें से कोई जिंदा नहीं बचा। मैंने सुनील की बात ध्यान से सुनी और फिर से पूछा, लेकिन उस हादसे का मेरी गश्त से क्या लेना देना है? मैंने देखा कि वो लोग अधजले हुए थे, जैसे आग में मरे हों। सुनील ने मेरी बात काटते हुए कहा, बस यही बात है। लोग कहते हैं कि जो लोग उस आग में मरे थे उनकी आत्माएं अब भी वहीं भटकती हैं। कई बार नाइट शिफ्ट में गश्त करने वाले पुलिस वालों को वहां अजीब चीजें दिखीं। किसी ने उस जगह से गुजरने के बाद अपनी ड्यूटी छोड़ दी तो कोई मानसिक हालत खराब होने के बाद अस्पताल में भर्ती हो गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब कैसे संभव हो सकता है। क्या मैं भी उन्हीं चीजों का शिकार हो रहा था? क्या मैंने सच में उन आत्माओं को देखा था या यह सिर्फ मेरी थकान और डर का नतीजा था? लेकिन मैं कुछ कहने ही वाला था कि तभी थाने के अंदर एक और वरिष्ठ अधिकारी इंस्पेक्टर वीरेंद्र आ गए। वो हमारी बातचीत को सुन रहे थे और मेरी ओर गंभीरता से देखा। राजीव, उन्होंने कहा, तूने जो देखा है उसे भूल जा। इस बारे में ज्यादा मत सोच। कई बार ड्यूटी के दौरान हम चीजें ऐसी देख लेते हैं जो असल में वहां होती नहीं। अगर तूने इसे अपने दिमाग में जगह दी तो ये तुझे नहीं छोड़ेगा। वीरेंद्र साहब की बातों में एक अजीब सा वजन था, जैसे उन्होंने खुद भी कुछ ऐसा देखा हो। लेकिन उन्होंने और कुछ नहीं कहा, बस अपनी फाइलों में खो गए। मुझे याद है कि उस दिन के बाद से मैं हमेशा सेक्टर 19 के उस हिस्से से बचने की कोशिश करता था। लेकिन एक पुलिस वाले की नौकरी में हमेशा सब कुछ हमारे बस में नहीं होता। कुछ दिनों बाद फिर से मेरी ड्यूटी उसी इलाके में लग गई। इस बार मुझे खुद को तैयार रखना था। रात का समय था और मैं अपने साथी सिपाही अमरजीत के साथ गश्त पर निकला था। मैंने जानबूझकर उसे उस घटना के बारे में कुछ नहीं बताया क्योंकि मैं उसे डराना नहीं चाहता था। हम लोग सेक्टर 22 से होकर धीरे धीरे सेक्टर 19 की तरफ बढ़ रहे थे। अमरजीत मुझसे कुछ कह रहा था, लेकिन मेरा ध्यान सिर्फ उसी गली पर था जहां मैंने वो अधजली लाशें देखी थीं। जैसे ही हम उस इलाके के करीब पहुंचे, मेरे शरीर में वही बेचैनी फिर से लौट आई। मेरी दिल की धड़कन बढ़ गई और मुझे ऐसा महसूस होने लगा कि कुछ गलत होने वाला है। मैंने अमरजीत को रुकने के लिए कहा, सुन, हमें थोड़ी देर यहीं रुक जाना चाहिए। आगे वाली गली में कुछ गड़बड़ हो सकती है। अमरजीत ने मुझे हैरानी से देखा। क्यों? क्या हुआ? यहां तो सब ठीक लग रहा है। लेकिन मेरे अंदर का डर अब मुझसे छिपा नहीं रह सकता था। मैंने धीरे से कहा, कुछ दिन पहले मैं यहां आया था और कुछ अजीब देखा था। मुझे नहीं लगता हमें वहां जाना चाहिए। अमरजीत ने पहले मेरी बात को हल्के में लिया, लेकिन जब उसने मेरे चेहरे की गंभीरता देखी तो वो भी थोड़ा चौकन्ना हो गया। चल ठीक है, उसने कहा, हम इधर उधर और गश्त कर लेते हैं, लेकिन अगर कोई कॉल आया तो हमें वहां जाना ही पड़ेगा। कुछ देर बाद हमें कंट्रोल रूम से एक कॉल आया। सेक्टर 19 के उसी इलाके में किसी संदिग्ध गतिविधि की सूचना मिली थी। मुझे लगा कि यह महज एक इत्तेफाक हो सकता है, लेकिन मेरे पेट में अजीब सा डर था। अमरजीत ने मुझे देखा और कहा, चल भाई, ड्यूटी तो ड्यूटी है, देखते हैं क्या मामला है। हम बाइक पर वापस उस गली की तरफ बढ़ने लगे। जैसे ही हमने गली में प्रवेश किया, हवा फिर से ठंडी हो गई। इस बार सड़कें पहले से ज्यादा सुनसान
और डरावनी लग रही थी। मेरी सांसें भारी हो रही थीं और हर कदम के साथ ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति हमें देख रही हो। अचानक हमारी बाइक के पास से एक परछाई तेजी से गुजरी। अमरजीत ने ब्रेक मारा और चौंकते हुए बोला, यह क्या था? मैंने उसे शांत रहने के लिए कहा, लेकिन मेरे भीतर का डर अब और बढ़ने लगा था। अमरजीत के चेहरे पर घबराहट साफ दिख रही थी, लेकिन मैंने उसे इशारे से शांत रहने को कहा। मेरे अंदर डर गहराता जा रहा था, लेकिन पुलिस की ट्रेनिंग और अनुभव मुझे लगातार आगे बढ़ने का साहस दे रहे थे। हम दोनों बाइक से उतरे और धीरे धीरे उस गली में पैदल आगे बढ़ने लगे जहां मैंने पहले वो अधजली लाश देखी थी। गली में घुसते ही वही पुरानी खामोशी और ठंडी हवा ने हमें घेर लिया। सड़क के किनारे खड़ी स्ट्रीट लाइटें झपक रही थीं और कहीं से भी कोई आवाज नहीं आ रही थी, सिवाय हमारे पैरों के नीचे घिसटती हुई धूल की हल्की आवाज के। अमरजीत बार बार इधर उधर देख रहा था। उसकी आंखों में बेचैनी थी। भाई, ये जगह कुछ सही नहीं लग रही, उसने धीमी आवाज में कहा। मैंने उसकी तरफ देखा। उसकी घबराहट अब मेरे अंदर के डर को और बढ़ा रही थी। हम कुछ और कदम आगे बढ़े ही थे कि अचानक सामने से किसी के रोने की आवाज आई। आवाज बहुत धीमी थी, लेकिन गली के सन्नाटे में वो साफ साफ सुनाई दे रही थी। हम दोनों वहीं रुक गए। अमरजीत ने अपनी टॉर्च उस दिशा में फेंकी जहां से आवाज आ रही थी, लेकिन वहां कुछ नहीं था। आवाज फिर से आई, इस बार पहले से थोड़ी तेज। मैंने अमरजीत की ओर देखा और इशारा किया कि सावधानी से आगे बढ़ें। हम दोनों बहुत धीरे धीरे उस जगह की तरफ बढ़े जहां से वो आवाज आ रही थी। जैसे ही हम करीब पहुंचे, हमें किसी के चलने की हल्की आहट सुनाई दी। मेरी धड़कनें इतनी तेज हो गई थीं कि मुझे लग रहा था कि वो मेरे कानों में गूंज रही हैं। अचानक हमारी टॉर्च की रोशनी एक औरत की आकृति पर पड़ी। वह गली के एक कोने में बैठी थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और उसका सिर नीचे झुका हुआ था। वह धीरे धीरे सिसक रही थी, जैसे किसी गहरे दुख में हो। उसकी साड़ी मटमैली और फटी हुई थी और उसकी हालत देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो कई दिनों से वहां बैठी हो। मेम साहब, अमरजीत ने उसे पुकारा, आप यहां क्या कर रही हैं? इस वक्त यहां मत बैठिए, यह इलाका सुरक्षित नहीं है। लेकिन वो औरत बिना किसी हरकत के वहीं बैठी रही, सिसकती हुई। मैंने उसकी तरफ एक कदम बढ़ाया और थोड़ा झुककर कहा, मेम साहब, आप ठीक हैं? हम पुलिस वाले हैं, आपको यहां से सुरक्षित जगह ले चलेंगे। जैसे ही मैंने ये कहा, उसने धीरे धीरे अपना चेहरा ऊपर उठाया, लेकिन उसका चेहरा देखकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका चेहरा पूरी तरह विकृत था। उसकी आंखें काली और खोखली लग रही थीं, जैसे उन आंखों में कोई जीवन ही न बचा हो। उसकी आंखों में जो खालीपन था वो किसी आम इंसान का नहीं हो सकता था। उसने मुझे घूरते हुए एक भयानक हंसी हंसी और उसकी हंसी मेरे कानों में जैसे गूंजने लगी, एकदम भयानक और अस्वाभाविक। मैं बुरी तरह कांप गया और अमरजीत भी पीछे हट गया। भाई, ये क्या है? उसने घबराते हुए पूछा, लेकिन मेरे पास कोई जवाब नहीं था। हम दोनों वहीं खड़े पूरी तरह से जमे हुए थे और वो औरत लगातार हमें घूरती रही। उसकी हंसी अब भी हवा में गूंज रही थी। तभी अचानक उसने अपने हाथ से इशारा किया, जैसे हमें पीछे हटने को कह रही हो। उसकी उंगलियां बेतरतीब और लंबी लग रही थीं और उस इशारे के साथ ही गली में ठंडी हवा और तेज हो गई। स्ट्रीट लाइटें एक एक करके बुझने लगीं और हमारे चारों ओर अंधेरा गिरने लगा। हम दोनों ने बिना कुछ सोचे समझे वहां से भागने का फैसला किया। हमने दौड़ते हुए उस गली को पार किया और बाइक की तरफ भागे। पीछे से फिर वही हंसी और रोने की आवाजें सुनाई देने लगीं। मैं महसूस कर सकता था कि कोई हमारी तरफ तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन मैंने पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं की। हम किसी तरह बाइक तक पहुंचे और उसे तेजी से स्टार्ट किया। बाइक का इंजन इस बार तुरंत चालू हो गया और हम दोनों ने बिना कोई समय गंवाए वहां से निकलने की कोशिश की। जैसे ही हम गली से बाहर निकले, हवा अचानक से सामान्य हो गई। चारों तरफ फिर से वही शांत वातावरण था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन मेरे अंदर का डर अब भी कायम था। हमने कुछ देर तक बिना कुछ कहे बाइक चलाई और फिर अमरजीत ने चुप्पी तोड़ी। राजीव, ये क्या था? क्या हमने सच में वो देखा या ये सिर्फ हमारा भ्रम था? मैं कुछ नहीं कह पाया। मेरे पास कोई जवाब नहीं था।